हेलो फ्रेंड्स, तो आईटीआई वाले जितने भी छात्र हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए जो है जीके का क्लास फ्रेंड्स स्टार्ट है। हर रोज आपको वीडियो मिल रहा है फ्रेंड्स, सुबह में मिल जाता है, ठीक है। और इस वीडियो में जो आईटीआई लेवल का जो भी प्रश्न होता है फ्रेंड्स, जिस लेवल का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है उसी लेवल के प्रश्न को यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सामने लाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग प्रश्न को सीधा स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्न को फ्रेंड जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे अभी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका अर्थ क्या होता है बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, तो इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सार्वजनिक और निजी उद्योगों का सह अस्तित्व को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? कृषि, वन, उत्खनन या फिर ये सभी। अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसमें किसे शामिल किए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, ये सभी, ठीक है। कृषि को, वन को और उत्खनन को, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में रहता है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, तीसरा नंबर, कि अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल किए जाते हैं? बिजली, गैस, लौह इस्पात, ये सभी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र पे। याद रखिए, तीसरा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बिजली, गैस और लौह इस्पात, ये द्वितीय क्षेत्र हैं। प्राथमिक में फ्रेंड्स आ जाएगा वन, उत्खनन, कृषि, ठीक है। लेकिन द्वितीय की बात करें तो गैस, बिजली, लौह इस्पात, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे पढ़ने से पहले एक बात सुन लीजिए कि आपके एग्जाम में फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान से कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 50 प्रश्न को 50 सही करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स 450 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आए हैं मात्र 99 रुपये में। 99 रुपये में फ्रेंड्स आपको 450 प्रश्न मिल जाएगा। इसका विशेषता क्या क्या है एक बार देख लीजिए। इसमें सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएगा। इसमें मॉडल पेपर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसको शामिल किया गया है। इसमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी प्रश्नों को शामिल किया गया है। अति संभावित, ठीक है, अनुभवी शिक्षक द्वारा फ्रेंड्स क्वेश्चन को छांटकर जो अति संभावित है उसको लाया गया है। और ITI लेवल के प्रश्न यहाँ पे आपको इस PDF में मिल जाएगा फ्रेंड्स। एक PDF मैंने आपके लिए तैयार किया है जिसमें 450 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? तृतीय क्षेत्र यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिया गया है परिवहन, व्यापार, डाक सेवा, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा ये सभी। तृतीय क्षेत्र में ये सभी आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, देखिए आपके जो ITI का जो फ्रेंड्स एग्जाम होगा बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। पांचवा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? भारत में सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? रमेश दत्त मजमूदार, विश्वेश्वरैया, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी जो है भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन पहला है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा शांतमा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की जो गणना का आधार वर्ष है इसमें से क्या है? 1970 से 71, 1993 से 94, 1999, 2000, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिए फ्रेंड्स, 1999 से 2000 है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? PC महालनोबिस, प्रोफेसर VKR राव, प्रोफेसर DR गाडगिल या फिर JR स्टोन। सही जवाब क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखिएगा VKR राव को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि योजना आयोग के अनुसार, किसके अनुसार, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। योजना आयोग के अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्र में, कहाँ पे क्षेत्र कहा जा रहा है फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्र कहा जा रहा है, कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी या फिर 2700 कैलोरी। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2400 कैलोरी। ठीक है, आगे आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ फ्रेंड्स पूछ देगा अगला क्वेश्चन शहरी क्षेत्रों में। देखिए योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो शहरी क्षेत्र पूछेगा तो याद रखिएगा 2100 कैलोरी। कितना, 2100 कैलोरी जो है शहरी क्षेत्र वालों के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना जाता है। थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, संरचनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संरचनात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। प्रच्छन्न, संरचनात्मक, चक्रीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। 15 की याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रच्छन्न। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। अंत्योदय कार्यक्रम जो है उसका उद्देश्य क्या था। तो इसको उद्देश्य था फ्रेंड्स गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई। 15 अगस्त 2005, 26 जनवरी 2006, 2 फरवरी 2006, 11 मार्च 2006। 17 का याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1951, 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952। 18 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। सर्वोदय योजना जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, सर्वोदय योजना जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, जयप्रकाश नारायण द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा इस बार। ठीक है, कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1953। सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1951। ठीक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है शुरू की गई थी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल जो है किस क्षेत्र पर था। कृषि, उद्योग, परिवहन, गरीबी हटाओ। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, कृषि पर था। ठीक है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था उसका मुख्य जो बल था कृषि क्षेत्र पर था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग का सचिव। 22 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस। याद रखिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस की मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में
किस क्षेत्र के विकास पर सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक बल दिया गया था? कृषि, परिवहन, उद्योग, गरीबी हटाओ। याद रखिएगा उद्योग पर, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर? उद्योग पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सभी। तो फ्रेंड्स 25 का याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस PDF को फ्रेंड्स जरूर बाय कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।